नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत नाटक विधा और नाटक विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप प्रश्न संख्या 51, रेल का विकट खेल नाटक के लेखक कौन हैं? ए भारतेंदु, बी बालकृष्ण भट्ट, सी गोपाल गहमरी यानी कि गोपाल राम गहमरी, या डी जीपी श्रीवास्तव। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट इज राइट आंसर, है ना। देखिए, रेल का विकट खेल की बात करते हैं तो देखिए, जब रेल चलती है ना तो उसके चलने से एक आवाज़ आती है भट भट की, भट 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 भट, उसी को दिमाग में रख लीजिएगा कि भट 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 यानी कि बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया नाटक है, इसे ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 52 है कि बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर उदय शंकर भट्ट ने कौन सा नाटक लिखा है? बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर उदय शंकर भट्ट ने कौन सा नाटक लिखा? ए मुक्तिपथ, बी समस्या का अंत, सी शक विजय, या डी 10,000। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दिया, विकल्प एक खुला किया जाए तो विकल्प ए मुक्ति पथ इज राइट आंसर, है ना। बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार मानकर उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया जो नाटक था मुक्ति पथ था, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो मुक्ति पथ इज राइट आंसर। और आप ये कह भी सकते हैं ना कि जब बुद्ध के चरित्र को बनाकर कोई काम हम लोग करते हैं तो मुक्ति का पथ मिल जाता है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न 53 है कि आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद क्या है? अब आपको जवाब देना है, विकल्प आपके सामने है। ये कह रहे हैं कि हीनता का बोध, बी मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति, सी है अधूरेपन का दंश, डी है अपारिवारिक तनाव। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति का जो चित्रण है मोहन राकेश जी ने अपने नाटक आधे अधूरे, है ना, 1969 ईस्वी में लिखा गया है, जिसकी जो नायिका सावित्री है, नायक महेंद्र सिंघानिया है, बिन्नी किन्नी जुनेजा इसके अन्य पात्र भी हैं, जिसमें सावित्री को एक पूर्ण पुरुष की तलाश होती है और किसी भी पुरुष में उसको पूर्णता नहीं मिलती है, तो अंत में वो कहती हुई है कि सारे के सारे पुरुष आधे अधूरे हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न 54 है कि आधे अधूरे नाटक में नायिका कौन है? ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। ये शीला, बी सावित्री, सी मल्लिका, डी सीता। तो आपके जवाब भी बड़े सुंदर आ गए, विकल्प बी सावित्री इज राइट आंसर, है ना। देखिए, आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश 1969 में लिखा है, नायिका सावित्री, नायक महेंद्र, ठीक है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रश्न क्या 55 है कि आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई? ए 1940, बी 1945, सी 1959, या डी 1969। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प बी 1969 इज राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 56 है कि जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनय की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है ना। प्रसाद जी का कौन सा नाटक है जो कि अभिनय के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? इस विकल्प के अनुसार आपको जवाब देना है। ए अजातशत्रु, बी धुरस्वामिनी, सी चंद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, ध्रुवस्वामिनी इज राइट आंसर, है ना। जो प्रसाद जी का नाटक है अभिनय की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उपयुक्त अगर कोई नाटक इसमें दिख रहा है आपको तो ध्रुवस्वामिनी है। रचना काल की बात करें तो 1933 ईस्वी में, है ना। अब मैं आपको बताया भी हूँ कि ध्रुव व्यक्ति हो जाता है, निश्चित हो जाता है तीनों तन मन धन तीनों से, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। अजातशत्रु की बात करते हैं तो प्रसाद जी द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण नाटक है 1922 में। मैंने बताया था कि शत्रु से 2-2 हाथ होता है, 2-2, है ना। और चंद्रगुप्त हो जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, 31 में, है ना। 31 का महीना होता है और उस महीने के अंतिम दिन में चंद्रगुप्त हो जाता है। तो ऐसे क्लू बना करके 1931 को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 57 है कि अजातशत्रु की रचना कब हुई? ये लीजिए, प्रश्न आ भी गया कि अजातशत्रु की रचना कब हुई? ए 1920, बी 1921, सी 1922, या डी 1924। तो विकल्प सी 1922 इज राइट आंसर, है ना।
सत उसे दो दो हाथ होना, दो 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 1922 ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 58। गरुड़ध्वज नाटक किसने लिखा है? यानी कि गरुड़ध्वज नाटक किसका है? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामकुमार वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण वर्मा नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र होना चाहिए था, तो ये ध्यान में रखिएगा। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब आप सभी को जवाब देना है कि गरुड़ध्वज नाटक किसने लिखा है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी लक्ष्मी नारायण मिश्र इज राइट आंसर, है ना, बिल्कुल सही जवाब। देखिए कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए। तो देखिए बात करते हैं गरुड़, तो गरुड़ जो वाहन है ना वो लक्ष्मी और नारायण का है, तो लक्ष्मी नारायण का मिश्र माने मिला हुआ है, तो ध्यान में रख लीजिएगा, वर्मा नहीं यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मिश्र होगा, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। तो इस तरह से किताब में ढेर सारी मिस्टेक है, अगर ध्यान से नहीं देखा जाता है तो गलती हो जाती है। कभी कभी मैं भी जल्दी में प्रस्तुति का निर्माण करता हूँ तो देखने का समय नहीं होता है और उसी के उत्तर से चल देते हैं तो प्रश्न गलत हो जाता है। तो ये ध्यान में आप रखिएगा कि गरुड़ध्वज के जो लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र है, ध्यान में आपको रखना है। जो गरुड़ध्वज है लक्ष्मी नारायण का मिश्र माने मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 59 है कि नारी समस्या पर किस नाटककार ने अपने नाटकों में इस विषय को स्थान दिया है? यानी कि नारी समस्या का स्थान किसके नाटकों में देखने को मिलता है? ए भारतेंदु, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी गोपाल राम गहमरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सबका जवाब भी बड़ी तेजी के साथ आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी लक्ष्मी नारायण मिश्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो नारी की समस्या भी होती है ना, तो नारी की समस्या बिल्कुल लक्ष्मी धन से होती है और उसके अलावा मिली हुई होती है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र नारी समस्या मिली होती है लक्ष्मी की, और मिश्र अन्य कई समस्याएं होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 60 है। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? ए ध्रुव स्वामिनी, बी चंद्रगुप्त, सी विशाख दत्त या डी अजात शत्रु। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जयशंकर प्रसाद का जो अंतिम नाटक है वो विकल्प ए ध्रुव स्वामिनी इज राइट आंसर, है ना। बात करें ध्रुव स्वामिनी की, अभी आपने देखा था कि 1933 में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था। चंद्रगुप्त हो जाते हैं 31 में, है ना, 1931 का। आजाद शत्रु मिल जाए, शत्रु से दो दो हाथ करिए 1922 में। विशाख दो एक 1921 में। तो ये सब ध्यान में आपको रखना होगा। विशाख दत्त कहते हैं, विशाख दत्त 21 का होता है, जिसके 21 दांत होते हैं ना वो विशाख होता है। तो ऐसे कुछ किलो बना करके इसको आपके दिमाग में रखना है और प्रश्न संख्या 60 के विकल्प को हमेशा के लिए आपको कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 61 है कि लक्ष्मी का स्वागत किस एकांकीकार की कृति है? यानी कि लक्ष्मी का स्वागत किसने लिखा है? ये उपेंद्र नाथ अस्क, बी सेठ गोविंद दास, सी विनोद रस्तोगी या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 61 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए उपेंद्र नाथ अस्क इज राइट आंसर, है ना। देखिए लक्ष्मी का स्वागत कौन कर सकता है? तो लक्ष्मी का स्वागत वही व्यक्ति कर सकता है ना जिसके अस्क आते हैं। अस्क माने आंसू, ऐसे जोड़ लीजिएगा, है ना। जो लक्ष्मी के लिए बहुत परेशान है, बहुत परेशान रहता है, आंसू गिरते रहते हैं, लक्ष्मी का स्वागत वही कर सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 62 तक नाटक जारी है, रचना किस विधा की है? आपको जवाब देना है। ए कविता है, बी निबंध, सी नाटक, डी उपन्यास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प को लॉक किया जाए, कविता इज राइट आंसर, है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाटक जारी है कहने के लिए तो नाटक दिखता है, पर कविता है किसकी है? तो लीलाधर जागुड़ी की है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 63 है कि अमावस का अंधकार की लेखक कौन है? थोड़ा सा आपको हल्का दिख रहा होगा तो आप ध्यान से सुन लीजिए। अमावस का अंधकार के लेखक कौन है? ए रेवती शरण वर्मा, बी चिरंजीत है, सी धर्मवीर भारती, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सब विकल्प को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए रेवती शरण वर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए अमावस के अंधकार में रेवती रमण करते हैं, तो ऐसा ध्यान में रख लीजिएगा कि अमावस के अंधकार में रेवती रमण करते हैं। तो रेवती फार रेवती को, रमण फार रमण को सरल कर लीजिएगा। तो रेवती शरण वर्मा ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 64 है कि गुड बॉय किसकी कृति है? ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र भारत की, बी मोहन राकेश की, सी धर्मवीर भारती की, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सत्येंद्र, है ना, शरत इज राइट आंसर, है ना। सत्येंद्र शरत इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो गुड बॉय वही होता है ना जो सत्य बोलता है। सत्येंद्र सत्येंद्र सत्येंद्र, गुड बॉय सत्येंद्र, है ना। और सत्येंद्र के सामने टाइटल भी लगी हुई शरत, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 65 है कि ओ मेरे सपने नाटक किसने लिखा? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी
गणेश प्रसाद द्विवेदी, सी गिरिजा कुमार माथुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 65 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, जगदीश चंद्र माथुर इज राइट आंसर, है ना। ओ मेरे सपने जगदीश, है ना। वो मेरे सपनों को पूरा करेंगे कौन? वो जो जगदीश है। तो वो सपना पूरा करने वाले मेरे कौन है? जगदीश है। जगदीश को जगदीश चंद्र माथुर से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 66 है कि निम्न में से असत्य कथन छांटे। अब इनमें से असत्य कथन कौन सा है, आपको जवाब देना है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। एक कह रहे हैं कि सुहाग की बिंदी गणेश प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है, ये सत्य है। बी, एक और औरत विष्णु प्रभाकर का एकांकी है, यह सत्य है। सी है कि सूखी डाली उपन्यास अस की रचना है, यह असत्य है। या डी, चक्रव्यूह धर्मवीर भारती की रचना है, यह सत्य है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने बड़े तेजी के साथ जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। चक्रव्यूह की बात करते हैं तो चक्रव्यूह धर्मवीर भारती जी का रचना नहीं है, बल्कि कुंवर नारायण की रचना है, ये ध्यान में आपको रखना होगा, यही असत्य था, ठीक है। तो चक्रव्यूह में कुंवर नारायण फंस गए थे, ऐसे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 67 है कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है। अब आपको जवाब देना है। ए, एक बूंद, बी में भी एक घूंट है, सी एक औरत, डी बादल की मृत्यु। तो एक बूंद, एक घूंट, एक औरत या बादल की मृत्यु, कौन सा, है ना, हिंदी का प्रथम एकांकी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र जी के अनुसार आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प अभी को लॉक किया जाए। एक घूंट प्रसाद जी द्वारा लिखा गया एकांकी है 1930 में, तो 30 की एक घूंट, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 68 है कि एक घूंट का रचना काल है। एक कह रहे हैं कि 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1936। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, 1930 इज राइट आंसर, है ना। कई जगह 1929 भी मिलता है, फिलहाल ज़्यादा जगह अगर आप देखेंगे तो 1930 आपको मिलेगा। तो एक घूंट का रचना काल 1930 है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 69 है कि डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा हिंदी में एकांकी परंपरा को विकसित करने का श्रेय किसे देते हैं। ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, बी भगवती शरण वर्मा को, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी को, डी इनमें से किसी को नहीं। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा जी जो है हिंदी में एकांकी परंपरा को विकसित करने का श्रेय जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को देते हैं। तो डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा को, डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा राम कुमार वर्मा जी को क्या करते हैं, है ना, कि एकांकी परंपरा का विकसित करने का श्रेय देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। संख्या 70 है। अब आगे प्रश्न संख्या 70 है, नाटकों का विकास किस काल से होना शुरू हुआ, है ना। इन्हीं की नाटकों का विकास किस काल से शुरू हुआ। ए भारतेंदु, बी द्विवेदी काल, सी छायावादी काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि नाटकों का जो विकास है वो भारतेंदु युग से हुआ है, विकल्प ए इज राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 71 है कि डॉक्टर विजेंद्र स्नातक किस नाटक को प्रथम रचना मानते हैं। ये कह रहे हैं कि नहुस को, बी वैद्य की हिंसा हिंसा ना भवति, सी आनंद रघुनंदन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सबने बड़े सावधानी के साथ जवाब दे दिया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए नहुस इज राइट आंसर। बात करें नहुस की, तो नहुस नाटक की रचना हरिश्चंद्र भारत हरिश्चंद्र जी के पिता जो थे गोपाल चंद्र दास जी ने किया था, ये ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 72 है कि शिवदान सिंह चौहान के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। ये देखिए, शिवदान सिंह चौहान जी के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। ए आनंद रघुनंदन, बी वैद्य की हिंसा हिंसा ना भवत, सी नहुस, डी करुणा भरण। तो आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 72 का। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि शिवदान सिंह चौहान के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती। देखिए, जो शिवदान है ना, शिवदान के अनुसार हिंसा हिंसा नहीं होती है, वैद्य की हिंसा हिंसा नहीं होती है, इसी को उन्होंने पहला नाटक माना है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 73 है कि भारतेंदु युग के पूर्व में लिखा गया नाटक रामायण महानाटक किस लेखक का है। यानी कि रामायण महानाटक के लेखक कौन है। ये कह रहे हैं कि नेवाज, बी महाराज लक्ष्मीराम, सी प्राणचंद चौहान, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो रामायण महानाटक के लेखक हैं विकल्प सी प्राणचंद चौहान है, ये ध्यान में आपको रखना होगा, प्राणचंद चौहान इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 74 है, करुणाभरण किसका नाटक है। अब आपको जवाब देना है करुणाभरण नाटक किसका है। एक कह रहे हैं कि लक्ष्मीराम, बी प्राणचंद चौहान, सी नेवाज, डी इनमें से कोई नहीं।
तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्षर विकल्प को लॉक किया जाए, लच्छीराम इज राइट आंसर, है ना। देखिए करुणा भरण कौन करते हैं, बोले लच्छीराम। लच्छीराम ये ध्यान में रख लीजिएगा। हर व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है करुणा भरण का होता है, ऐसे कुछ ध्यान में रखना है। प्रश्न का 75 है कि शकुंतला कृति के लेखक कौन हैं। ए नेवाज, बी प्राणचंद चौहान, सी आचार्य शुक्ल, डी महाराज लच्छीराम। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि शकुंतला नेवाज। शकुंतला किसकी, बोले नेवाज की है। तो नेवाज की रचना शकुंतला है, जो कि नाटक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 76 है कि सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में आपने देखा कि नाटक और सूची 2 में नाटककार है। नीचे आपको एक कोट भी दिखाई दे रहा है, तो उसी कोट के हिसाब से आपको उत्तर देना है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 76 का। अब बात करें सज्जन, तो सामने है जयशंकर प्रसाद। सुदामा नाटक शिवनंदन सहाय, उर्वशी लक्ष्मी प्रसाद और तथागत राम वृक्ष बेनीपुरी। अब इसके अनुसार अगर देखेंगे तो आपको कहीं से कोई फेरबदल नहीं करना है। 1, 2, 3, 4 इज राइट आंसर। यानी कि जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही चुनाव और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। देखिए मैंने आपको बताया था कि सज्जन 10 जन, है ना, 10 जन 1910 में लिखा गया, प्रसाद जी का नाटक है। सुदामा नाटक, देखो सुदामा नाटक तो शिवनंदन सहाय, सुदामा नाटक अगर होता है तो उसमें शिवनंदन सहाय करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। शिव के नंदन कौन है, गणेश जी है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। उर्वशी लक्ष्मी प्रसाद की और तथागत राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, ठीक है ना। उर्सी आपने देखा कि रामधारी सिंह दिनकर जी की भी रचना है, उर्सी एक रचना प्रसाद जी की भी है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 77, एक असत्य कथन को चुने, है ना। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि असत्य कथन कौन सा है, उसका चुनाव आपको करना है। ये कह रहे कि दुमदार आदमी जीपी श्रीवास्तव का कल्पना आधारित नाटक है। बी विवाह विज्ञापन बद्रीनाथ भट्ट का नाटक है। सी हरिकृष्ण प्रेमी प्रसाद उत्तर युगी नाटककार हैं। और डी है कि रक्षाबंधन जैनन द्वारा लिखा गया नाटक है। तो अब इसके अनुसार अगर आपको जवाब देना होगा तो देखेंगे कई चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। देखिए रक्षाबंधन की बात करते हैं तो रक्षाबंधन कहीं न कहीं जैनेन्द्र द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि रक्षाबंधन की बात करते हैं तो रक्षाबंधन एक हरिकृष्ण प्रेमी जी का नाटक है और दूसरा विशंभर नाथ शर्मा जी का है, तो ये ध्यान में रखना होगा। दूसरा विवाह विज्ञापन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, विज्ञापन बद्रीनाथ भट्ट का नहीं है बल्कि जेपी श्रीवास्तव का है। तो यहाँ पर भी देखें गलती है, यहाँ पर भी एक गलती है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो निश्चित रूप से बी और डी 2 विकल्प यहाँ पे गलत हो रहे हैं। और इस तरह से देखिए जो भी किताबें मार्केट में उपलब्ध है उसमें कारण कोई भी हो सकता है, कुछ त्रुटियाँ आपको देखने को मिलती हैं और अगर हम लोग जल्दबाजी में आगे बढ़ जाते हैं तो गलती हो जाती है, तो इसका आपको ध्यान में रखना होगा। और इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में भी देखने को मिलता है, कितनी भी सजगता के साथ प्रश्नावली निर्माण की जाती है, फिर भी 1-2 प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जो कि फाल्स हो जाते हैं, जिसका नंबर या तो सभी को जाता है या तो प्रश्न ही डिलीट किया जाता है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, बी और डी दोनों सही होता है। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल इस प्रश्न को हम लोग रंग घोषित कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 78 है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन है, यानी कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन है, आपको जवाब देना है। ये कह रहे हैं कि तप्ता संवरण, बी भारत दुर्दशा, सी सती प्रताप और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब प्रथम जो है नाटक की बात आ रही है और दुखांत नाटक की बात आ रही है, तो विकल्प ये तप्ता सम्रण इज राइट आंसर। बात करें तप्ता सम्रण की, तो तप्ता सम्रण जो नाटक है वो श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया था और 1883 ईस्वी में, इसको ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना। बात करें भारत दुर्दशा, तो भारत दुर्दशा भरतचंद्र हरिचंद द्वारा लिखा गया नाटक है, जिसमें भारत की दुर्दशा हो जाती है 80 में, 1880 में। सती प्रताप भी भरतचंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है 83 में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में थोड़ा सा रखनी होगी। विकल्प ये तप्ता सम्रण इज राइट आंसर, ये बिल्कुल दुखांत नाटक है। अब प्रश्न का 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतेंदु का नाटक नहीं है, आप जवाब देना है। ये भारत दुर्दशा, बी अंधेर नगरी, सी नील देवी, डी अंधा युग। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया। विकल्प डी को लॉक किया जाए। अंधा युग धर्मवीर भारती जी का, है ना, नाटक है, ध्यान में आपको रखना होगा, भारतन जी का नहीं है। भारतन जी का भारत दुर्दशा है और देखो भारत की दुर्दशा होती है 80 वर्ष में, 1880 में। अंधेर नगरी एक सी है, 81 में है। नील देवी की बात करते हैं तो नील देवी भी एक सी होती है, 81 में। ठीक है, तो सारी चीज़ों को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि परीक्षा में प्रश्न किसी भी स्तर से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या
80 है कि सुमेलित कीजिए, है ना। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं कि नाटक, और सूची 2 में नाटककार हैं। ये एक घूंट सामने धर्मवीर भारती, बी जूही की कली जयशंकर प्रसाद, सी अंडे के छिलके राम कुमार वर्मा, और सृष्टि का आखिरी काम सामने मोहन राकेश हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो एक घूंट की बात आते ही आपके दिमाग में प्रसाद जी आते हैं, है ना। एक घूंट प्रसाद चाहिए, तो 1930 में प्रसाद द्वारा लिखा गया है। जूही की कली की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जूही की कली डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे निराला कर लीजिए, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कर लीजिए। अंडे छिल के खाते हैं मोहन राकेश, और सृष्टि का आखिरी काम ही होता है धर्म करना, धर्म कर्म करना। तो ऐसे कुछ ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न बिल्कुल बना बनाया मिल जाएगा। तो 2, 3, 4 1 इज राइट आंसर, 2, 3, 4 1 इज राइट आंसर, यानी कि विकल्प सी जिन भाई बहनों ने चुनाव किया अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है। तो एक घूंट प्रसाद की, जूही कली निराला की, अंडे छिल के मोहन राकेश खाते हैं, और सृष्टि का आखिरी काम धर्म होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 81 है कि भारतेंदु के नाटकों का आरोही क्रम, काल क्रम निर्धारित कीजिए। तो बिल्कुल इस प्रश्न को तो मैंने थोड़ा सा देखा था और ये प्रश्न भी गलत हो गया था, है ना। देखिए बात करेंगे भारत दुर्दशा की तो 1880 में है। अंधेर नगरी की बात करते हैं 1881 में एक सी है। सती प्रताप की बात जब आपको आएगी तो सती प्रताप 1877 में है। और भारत की जननी की बात जब करेंगे तो भारत जननी 1883 है। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, इस प्रश्न को भी हम रैंक कर देते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 82, प्रसाद जी के नाटकों का कालक्रम आपको लगाना है, तो थोड़ा सा सोच समझ के लगाइएगा। ए में है अजातशत्रु कामना एक घूंट और चंद्रगुप्त, बी में अजातशत्रु कामना चंद्रगुप्त एक घूंट, सी में कामना अजातशत्रु चंद्रगुप्त एक घूंट, और डी में है कि एक घूंट कामना अजातशत्रु चंद्रगुप्त। इसके अनुसार अगर देखा जाएगा तो आई थिंक कि विकल्प ए पे देखें, अजातशत्रु शत्रु से 2 हाथ होगा 1922 में, कामना है कि 2 7 27 में, एक घूंट मिलती है एकदम बिल्कुल 30 की, और चंद्रगुप्त हो जाते हैं 31 में। तो घुमा फिरा करके अगर देखेंगे तो सबसे सुटेबल आंसर विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 83 है कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी एकांकी के विकास का श्रेय किसे है। ए निराला, बी दिनकर, सी भारतेंदु, जी जयशंकर प्रसाद। तो किसको है एकांकी, है ना। डॉक्टर नागेंद्र जी के अनुसार हिंदी एकांकी विकास का श्रेय किसको ज़्यादा है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, जयशंकर प्रसाद को जाता है ना। जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 84 कि इनमें से हिंदी का पहला एकांकी कौन सा है ना, जिसमें कल्पना एवं काव्यात्मक की प्रधानता है। ए बादल की मृत्यु, बी श्यामा, सी एक घूंट, डी दुर्गावती। अब आपका जवाब भी आना चाहिए, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, बादल की मृत्यु इज राइट आंसर, है ना। पहला एकांकी है जिसमें कल्पना का व्यक्तित्व में देखने को मिलती है, बादल की मृत्यु 1930 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 85, सुमेलित करें। सूची 1 में नाटक है और सूची 2 में नाटककार हैं, तो नाटक को नाटककार के साथ सुमेलित करना है, और नीचे आपको एक कूट दिखाई दे रहा है, तो उस कूट के आधार पे आपको उत्तर देना है। अब विकल्प ए में देख रहे हैं कि अमावस का अंधकार सामने सत्येंद्र शरत हैं, बी में टूटे हुए दिल सामने आरसी प्रसाद सिंह हैं, सी में कर्फ्यू सामने मोहन राकेश, और डी में अनीता सामने रेवती शरण शर्मा है। तो इसके हिसाब से जब आप उत्तर का चयन करेंगे तो सबसे पहले देख रहे हैं कि अमावस का अंधकार, और मैंने आपको बताया था कि अमावस के अंधकार में रेवती रमण करते हैं, तो रेवती को रमण करते हैं, रेवती रमण को रेवती शरण शर्मा आप बैठा लीजिएगा। टूटे हुए दिल की बात करते हैं, टूटा हुआ दिल, टूटा हो शीशा हो या दिल दोनों टूट जाता है, तो टूटा हुआ दिल। और आरसी हाथ कंगन, तो आरसी क्या, आरसी माने होता दर्पण, तो दर्पण चाहे शीशा टूट जाता है, दर्पण टूट जाता है, दिल टूट जाता है, ऐसे बैठा लेना। और कर्फ्यू मोहन राकेश की रचना है। अनीता की बात करते हैं तो सत्येंद्र शरत है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। 4 2 3 1 बिल्कुल सही जवाब, जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था। अब प्रश्न संख्या 86 है कि इनमें से कौन सा आरंभिक एकांकी नहीं है। अब इनमें अगर देखा जाए तो कौन सी रचना ऐसी है जो कि आरंभिक एकांकी नहीं है। ये कहने के अंधेर नगरी, बी विशेष विषम औषधम, सी
वैदिकी हिंसा हिंसा ना बहुत, और डी है सुनीता। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सुनीता जैन जी का रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। और परख सुनीता त्याग कराड़े सुखदा विवर्ती उपन्यास है। सुनीता की बात करते तो 1934 में लिखी गई रचना है। तो ये जो है प्रारंभिक एकांकी नहीं है। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 87 है कि हाथी के दांत एकांकी के एकांकीकार हैं, यानी कि हाथी के दांत एकांकी किसने लिखा? ए जयनाथ नलिन ने, बी विष्णु प्रभाकर ने, सी गणेश प्रसाद द्विवेदी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि देखिए जो हाथी होता है ना, नलिन होता है, एकदम बिल्कुल नलिन। तो जयनाथ नलिन, हाथी के दांत जयनाथ नलिन। हाथी के दांत को किसने लिखा? जयनाथ नलिन ने लिखा है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 88 है कि कावेरी में कमल एकांकी के लेखक हैं। ए रामकुमार वर्मा, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी निराला, डी दिनकर। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि देखिए कावेरी में कमल खिलता है ना, तो उसके नीचे लक्ष्मी नारायण मिश्र करके रहते हैं। तो जब कावेरी में कमल खिलेगा तो उसमें लक्ष्मी और नारायण रहते हैं। और आपने देखा भी होगा ना कि समुद्र में जो कमल है उससे क्षीर सागर है, ऊपर कमल है। तो ढेर सारी चीज़ें आप एक क्लू बना करके, एक रेखा चित्र खींच करके दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कावेरी के कमल में विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण मिश्र रहते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र रहते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 89 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नाटक है और सूची 2 में उसका प्रकाशन वर्ष है, तो उसी को आपको सही क्रम में मिलाना है। नीचे आपको कोड दिखाई दे रहा है। ए में आप देख रहे हैं पापी, सामने 1938, लक्ष्मी का स्वागत 1937, स्वर्ग का झलक 1936 और खिड़की सामने 1942 है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो विकल्प बी होगा, ये देख रहे हैं ना, ए का 2। पापी की बात करते हैं 1937 में है, लक्ष्मी की बात करते हैं, लक्ष्मी का स्वागत 1938 में है, स्वर्ग की झलक की बात करते हैं तो बिल्कुल सही है 36 में, और खिड़की 1942 है। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 है कि बहू की विदा एकांकी के एकांकीकार हैं, यानी कि बहू की विदा एकांकी किसने लिखा है? तो देखिए प्रश्न रिपीट भी हो रहा है ना। ये कह रहे सेठ गोविंद दास, बी विनोद रस्तोगी, सी चिरंजीव, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विनोद रस्तोगी इज राइट आंसर, है ना। कि बहू की विदा आप लोगों ने ट्रिक बताया था कि बहू की विदा सस्ते में हो गई, तो सस्ते रस्तोगी से मिला लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि जब बहू की विदा होती है तो लोग विनोद करते हैं, तो विनोद से विनोद रस्तोगी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 91 है कि आज़ादी की नींद के एकांकीकार हैं। ये कह रहे गिरजा कुमार माथुर हैं, बी धर्मवीर भारती हैं, सी मोहन राकेश हैं, डी भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र हैं। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 91 के हिसाब से आज़ादी की नींद के एकांकीकार कौन है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि भुवनेश्वर हैं। आज़ादी की नींद के तो भैया भुवनेश्वर हैं, आज़ादी की नींद भुवनेश्वर हैं, भुवनेश्वर भूषण प्रसाद मिश्र को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी मनोवैज्ञानिक है। अब कौन से एकांकी मनोवैज्ञानिक है? ये कह रहे हैं मोहब्बत, बी स्वर्ग की झलक, सी पर्दा उठाओ, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 92 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, पर्दा उठाओ इज राइट आंसर, है ना। मनोवैज्ञानिक एकांकी यही है, पर्दा उठाओ। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 93 कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के एकांकी संग्रहों का कालक्रम निर्धारित करें। इसके हिसाब से आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 93 के हिसाब से। ये में देख रहे हैं कि अशोक वन, प्रलय के पंख पर, एक दिन कावेरी में कमल। बी में देख रहे हैं कि प्रलय के पंख पर, अशोक वन, एक दिन कावेरी में कमल। और सी में है एक दिन प्रलय के पंख, अशोक वन, कावेरी में कमल। और डी में अशोक वन, कावेरी में कमल, प्रलय के पंख और एक दिन। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले आपका विकल्प ए अशोक वन में, प्रलय के पंख पर, एक दिन कावेरी में कमल, यही विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 94 है कि असत्य कथन को चुनें। अब इनमें देखेंगे तो एक कथन असत्य है, उसी असत्य कथन का चयन आप सबको करना है। ये कह रहे हैं कि अंजू दीदी उपन्यास अश्क का है, बी आधी रात लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, सी स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद का है, चार बेचारे दिनकर का है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल जवाब बड़े तेज़ी के साथ दिया कि उजबक, चार बेचारे, गंगा का बेटा हमारा निकला, ये सब ध्यान में रखेंगे तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है, ये दिनकर की रचना नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 95 कि असत्य कथन को चुने, जिनमें आप देख रहे हैं समर्पण जगन्नाथ का है, ये असत्य है। बी अपने अपने बूटे गोविंद चातक का है, ये असत्य है। आठवां सर्ग विष्णु प्रभाकर का है, ये सत्य है। या डी
जयपराजय उपन अस का है, ये असत्य है। तो आपका जवाब भी आ गया कि 8वां सर्ग विष्णु प्रभाकर का नहीं है, बल्कि 8वां सर्ग है सुरेंद्र वर्मा का है। ये ध्यान में आपको रखना था, यही जवाब सही था, है ना। इन्हीं के असत्य था, और असत्य था तो इसी का चयन आपको करना था। बाकी देखा जाए ना तो समर्पण जगन्नाथ का है, अपने अपने बूटे गोविंद चातक का है, और जयपराजय उपेंद्रनाथ अस का है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 96 कि नीलकंठ नाटक के नाटककार में से कौन है? ये बिंद्रावन लाल वर्मा, बी उदय शंकर भट्ट, सी चंद्रगुप्त विद्यालंकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने इसका जवाब भी दे दिया कि नीलकंठ तो है ना बिंद्रावन में रहते हैं। तो बिंद्रावन फॉर बिंद्रावन लाल वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 97 है कि दमयंती स्वयंवर के रचनाकार हैं, है ना। इन्हीं की दमयंती स्वयंवर के रचनाकार कौन है? ये बालकृष्ण भट्ट हैं, बी गोपाल गहमरी हैं, सी सुरेंद्र वर्मा है, डी राधाचरण गोस्वामी है। तो प्रश्न संख्या 97 का जवाब भी आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए, बालकृष्ण भट्ट इज राइट आंसर, है ना। देखिए दमयंती का स्वयंवर क्या करो, भट्ट से कर दो। तो भट्ट फार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रखिएगा, और इसको ऐसे ही क्लू बना करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। संख्या 98 है कि नाटक का उद्भव कब हुआ? ए 19वीं सदी, बी 18वीं सदी, सी 20वीं सदी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, 19वीं सदी इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो नाटक का उदय होता है वो 19वीं सदी में हुआ है, ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 99 है कि डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध नाटक है। ए गै सुकमाल रास, बी गोरक्ष विजय नाटक, सी प्रभावती हरण, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, गै सुकुमार रास इज राइट आंसर, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। रथ से गए, रथ से गए, रथ फार दशरथ को ध्यान में रखिए, गै फार गै सुकुमार रास इनके द्वारा लिखा गया सबसे पहला नाटक है। ठीक, इन्होंने माना है कि पहला नाटक यही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 100 है कि हिंदी का प्राचीनतम नाट्य साहित्य किस भाषा में मिलता है? ए मैथिली, बी कन्नड़, सी संस्कृत, डी प्राकृत। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि मैथिली में मिलता है, विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। प्रश्न संख्या 101 है कि नल चरित नाटक के रचयिता कौन है? ए जयदेव, बी गोविंद, सी दशरथ ओझा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प की बात अगर हम लोग करते हैं नल चरित के लेखक, तो नल चरित के लेखक गोविंद हैं, विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेसुन तैयारी आप सबकी दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नए प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपने प्रेम स्नेह विश्वास से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।